नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम उस समय की राजनीति, संस्कृति और समाज पर प्रकाश डालेंगे और 8वीं से 17वीं सदी के मध्य की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, जो 1400 से 1525 ईस्वी के मध्य था। दिल्ली सल्तनत की बढ़ती कमजोरी, 1398 में दिल्ली पर तैमूर का हमला और उसके बाद तुगलक सुल्तान का अपनी राजधानी से भाग खड़ा होना, इनके कारण अनेक सूबेदार और स्वायत्त रजवाड़ों ने हौसला पाकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दक्षिणी राज्यों के अलावा पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सिंध और मुल्तान दिल्ली से संबंध तोड़ने में आगे आगे रहे। जल्द ही गुजरात, मालवा और जौनपुर, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, के सूबेदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अजमेर से मुस्लिम सूबेदार के निकाले जाने के बाद राजपूताना के विभिन्न राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित राज्यों के बीच एक सुनिश्चित शक्ति संतुलन पैदा हुआ। पश्चिम में गुजरात, मालवा और मेवाड़ एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने और उसकी वृद्धि पर अंकुश लगाने का काम करने लगे। बंगाल पर उड़ीसा के गजपति शासकों ने नियंत्रण रखा और जौनपुर ने भी। दिल्ली में 15वीं सदी के लगभग मध्य से लोदियों की शक्ति के उदय के बाद गंगा यमुना दोआब पर नियंत्रण के लिए उनके और जौनपुर के शासकों के बीच लंबा संघर्ष चला। 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में लोदियों द्वारा जौनपुर के अधिग्रहण के बाद स्थिति बदलने लगी। इस विजय के बाद लोदी पूर्वी राजस्थान और मालवा में अपने पांव फैलाने लगे। अंदरूनी कारणों से इसी समय मालवा का विघटन होने लगा, जिससे गुजरात, मेवाड़ और लोदियों के बीच शत्रुता और तेज हुई। स्पष्ट हो गया कि इस टकराव में जीतने वाला ही उत्तर भारत पर राज्य करेगा। इस तरह मालवा पर वर्चस्व का संघर्ष उत्तर भारत पर अधिकार के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। यही तीखी हो चुकी शत्रुता थी जिसने संभवतः राणा सांगा को इस आशा में बाबर को भारत आने का निमंत्रण देने के लिए प्रेरित किया कि लोदियों की शक्ति के नष्ट होने पर मेवाड़ ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। पूर्वी भारत, बंगाल, असम और उड़ीसा। जैसा कि हमने ऊपर देखा, अपनी दूरी और जलवायु के कारण बंगाल बार बार दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त होता रहा और इस कारण भी कि संचार संपर्क काफ़ी सीमा तक जलमार्ग पर निर्भर था, जिससे तुर्क शासक अपरिचित थे। विभिन्न क्षेत्रों के विद्रोह में मोहम्मद तुगलक के उलझे होने के कारण बंगाल 1338 में दिल्ली से फिर अलग हो गया। 4 साल बाद इलियास खान नाम के एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया तथा सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने पश्चिम में तिरहुत से लेकर चंपारण और गोरखपुर तक और अंततः बनारस तक अपना अधिकार क्षेत्र फैला लिया। इससे मजबूर होकर फिरोज तुगलक को उसके खिलाफ एक मुहिम चलानी पड़ी। इलियास के नवविजित क्षेत्रों चंपारण और गोरखपुर से होते हुए फिरोज तुगलक ने बंगाल की राजधानी पंडुआ पर कब्जा कर लिया और इलियास एक दला के मजबूत किले में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। 2 माह की घेराबंदी के बाद वापस जाने का नाटक कर फिरोज ने इलियास को किले से बाहर आने का लालच दिया। बंगाली सेनाएं हारी, पर इलियास एक बार फिर एक दला पहुंच गया। अंततः मित्रता की एक संधि हुई, जिसके अनुसार बिहार की कोसी नदी को दोनों राज्यों की सीमा तय कर दिया गया। हालांकि इलियास फिरोज के साथ उपहारों का नियमित आदान प्रदान करता रहा, पर वह किसी भी तरह उसके अधीन न था। दिल्ली के साथ अपने दोस्ताना संबंधों के बल पर इलियास कामरूप, आधुनिक असम राज्य पर भी नियंत्रण पाने में सफल रहा। दिल्ली के साथ अपने दोस्ताना संबंधों के बल पर इलियास कामरूप यानी आधुनिक असम राज्य पर भी नियंत्रण पाने में सफल रहा। इलियास शाह एक लोकप्रिय शासक था और उसकी अनेक उपलब्धियां रहीं। फिरोज जब पंडुआ में था तो उसने अमीरों, मौलवियों और दूसरे सुपात्र व्यक्तियों को खुले हाथों भूमि दान देकर नगरवासियों को अपनी ओर लाने का प्रयास किया। उसका प्रयास असफल रहा। इलियास की लोकप्रियता भी उसके खिलाफ फिरोज की असफलता का ही एक कारण रहा होगा।
जब इलियास मरा और उसका बेटा सिकंदर तख्त पर बैठा, तब फिरोज तुगलक ने बंगाल पर दोबारा हमला किया। सिकंदर ने अपने पिता की कार्यनीति अपनाई और एक दला चला गया। फिरोज फिर एक बार उस पर अधिकार पाने में असफल रहा और उसे पीछे हटना पड़ा। उसके बाद बंगाल को लगभग 200 वर्षों तक भुला दिया गया। उस पर फिर 1538 में ही हमला हुआ, जब मुगल दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। इस बीच बंगाल में अनेक राजवंश फले फूले। उसे 1538 में शेरशाह ने रौंदा, लेकिन राजवंशों की आए दिन की तब्दीलियों ने जनजीवन की समरस गति को प्रभावित नहीं किया। इलियास शाह के वंश का सबसे मशहूर सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में था। वह अपने न्याय के लिए मशहूर था। कहते हैं कि एक बार भूल से उसने एक विधवा के बेटे को मार डाला और उस स्त्री ने इसकी शिकायत काजी से की। सुल्तान को जब अदालत में बुलाया गया तो वह साधारण व्यक्ति की तरह आया और काजी का लगाया हुआ जुर्माना भरा। मुकदमे के बाद सुल्तान ने काजी से कहा कि अगर वह अपना फ़र्ज पूरा न करता तो उसका सर अलग कर दिया जाता। अपने समय के मशहूर विद्वानों के साथ आजम शाह के गहरे संबंध थे। इनमें मशहूर फ़ारसी शायर शिराज का हाफिज़ भी था। उसने चीनियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। चीन के बादशाह ने उसके दूत का हार्दिक स्वागत किया तथा 1409 में सुल्तान और उसकी पत्नी के लिए उपहार देकर अपना दूत भेजा। उसने यह प्रार्थना भी की कि वह कुछ बौद्ध भिक्षु चीन भेजे। ऐसा ही किया गया। प्रसंगवश इससे यह पता चलता है कि उस समय तक बंगाल में बौद्ध धर्म पूरी तरह मिटा नहीं था। चीन के साथ फिर संपर्क बनने से बंगाल का विदेश व्यापार बढ़ा। चटगांव का बंदरगाह चीन के साथ व्यापार का फलता फूलता बंदरगाह बन गया और चीनी मालों को दुनिया के दूसरे भागों तक पुनर्निर्यात करने का भी। इस काल में राजा गणेश के अधीन एक संक्षिप्त हिंदू शासन भी रहा, पर उसके बेटों ने मुसलमान बनकर शासन करना बेहतर समझा। बंगाल के सुल्तानों ने अपनी राजधानियों पंडुआ और गौड़ को शानदार इमारतों से सजाया। दिल्ली में विकसित शैली से भिन्न उसकी अपनी शैली थी। प्रयुक्त सामग्री में पत्थर और ईंट दोनों थे। सुल्तानों ने बंगला भाषा को भी संरक्षण दिया। श्री कृष्ण विजय के रचयिता सुप्रसिद्ध कवि मालधार बसु को सुल्तानों ने संरक्षण दिया और उसे गुणराज खान की उपाधि भी प्रदान दी। उसके बेटों को सत्यराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन अलाउद्दीन हुसैन 1493 से 1519 का शासन बंगला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल था। इस काल के कुछ प्रसिद्ध बंगाली लेखक उसी के शासन में चमके। अलाउद्दीन हुसैन के प्रबुद्ध शासन में एक शानदार काल शुरू हुआ। सुल्तान ने कानून और व्यवस्था को बहाल किया और हिंदुओं को उच्च पद देकर एक उदार नीति का आरंभ किया। उसका वजीर एक प्रतिभाशाली हिंदू था। मुख्य वैद्य अंगरक्षकों का प्रमुख और टकसाल का प्रमुख भी हिंदू थे। रूपा और सनातन दो मशहूर भाई थे जो धर्म प्राण वैष्णव माने जाते थे। वे उच्च पदों पर आसीन थे और एक तो सुल्तान का निजी सचिव था। कहते हैं कि सुल्तान ने सुप्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य को भी बहुत सम्मान दिया था। मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के समय से ही बंगाल के मुस्लिम शासकों ने आधुनिक असम की ब्रह्मपुत्र वादी को अपना नियंत्रण में लाने के लिए अनेक प्रयास किए, पर इस क्षेत्र में जो उनके लिए अज्ञात सा था, उन्हें कई बार घातक पराजय का मुंह देखना पड़ा। बंगाल के स्वतंत्र सुल्तानों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों से या उनके पदचिन्हों पर ही चलने का प्रयास किया। बंगाल के स्वतंत्र सुल्तानों ने अपने पूर्ववर्ती शासकों के ही पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया। उस समय उत्तर बंगाल और असम में दो परस्पर विरोधी राज्य थे। कामता, जिसे उस काल के लेखकों ने कामरूप कहा है, पश्चिम में था और अहोम राज्य पूर्व में था। उत्तरी बर्मा यानी म्यांमार से आए मंगोल कबीले अहोम ने 13वीं सदी में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और कालांतर में उसका हिंदूकरण हो गया। असम नाम उन्हीं के नाम से व्युत्पन्न है। इलियास शाह ने कामता पर हमला किया और लगता है कि गुवाहाटी तक धंसता चला गया, पर वह इस क्षेत्र को वश में न रख सका और
कारातोय नदी को बंगाल की पूर्वी सीमा स्वीकार कर लिया गया, किंतु लिया शाह के कुछ उत्तराधिकारियों द्वारा कामता में लूटपाट मचाने की नीति नहीं बदली। कामता के शासक धीरे धीरे कारातोय के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों को वापस पाने में सफल रहे। वे अहोमों से लड़े। अपने दोनों पड़ोसियों को शत्रु बनाकर उन्होंने अपनी मौत आप बुला ली। अहोमों का समर्थन पाकर अलाउद्दीन हुसैन शाह ने एक हमला किया और कामतापुर नगर, आज के कूच बिहार में स्थित, को नष्ट करके राज्य को बंगाल में मिला लिया। सुल्तान ने अपने एक बेटे को इस क्षेत्र का सूबेदार बनाया। यहाँ अफगानों की एक बस्ती बसा दी गई। संभवतः अलाउद्दीन हुसैन के बेटे नुसरत शाह द्वारा अहोम राज्य पर बाद में किया गया एक हमला नाकाम रहा और उसे भारी नुकसान पहुंचाकर पीछे धकेल दिया गया। इस समय पूर्वी ब्रह्मपुत्र वादी पर सुहुंग मुंग का राज्य था, जिसे अहोम शासकों ने सबसे महान माना और जिसे हम ये कह सकते हैं कि अहोम शासकों में भी सबसे महान माना जाता है। उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ग नारायण कर लिया। यह अहोमों के तीव्र हिंदूकरण का सूचक था। उसने न सिर्फ मुस्लिम हमले को पीछे धकेला बल्कि राज्य को सभी दिशाओं में फैलाया। वैष्णव सुधारक शंकर देव इसी काल के थे और उन्होंने इस क्षेत्र में वैष्णव पंथ के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के सुल्तानों ने चटगांव को और अरकान के एक भाग को भी अपने अधीन लाने का प्रयास किया। सुल्तान हुसैन शाह ने न सिर्फ अरकान राजा से चटगांव को बल्कि टिप्परा को भी उससे छीना। बंगाल के शासकों को उड़ीसा से भी टकराना पड़ा। बंगाल पर सल्तनत शासन के दौरान उड़ीसा के गंग शासकों ने राधा दक्षिण बंगाल की सहायता की थी तथा लखनौती को जीतने के प्रयास किए थे। ये हमले तो नाकाम कर दिए गए, पर उड़ीसा के शासक इतने शक्तिशाली थे कि उड़ीसा में बंगाल के सूबेदार को पांव फैलाने नहीं दिया गया। पुरी के मशहूर मंदिर और सूर्य मंदिर कोणार्क को गंग वंश के शासकों ने ही बनवाया था। 1338 के बाद से ही ऐसा हुआ कि बंगाल के स्वतंत्र सुल्तान इलियास शाह ने जाजनगर यानी उड़ीसा पर हमला कर दिया। कहते हैं कि हर विरोध को रौंदते हुए वह चिल्का झील तक पहुंचा और अनेक हाथियों समेत बहुत सारा लूट का माल लेकर वापस पलटा। कुछ साल बाद 1360 में बंगाल की मुहिम पर वापस लौटते समय फिरोज तुगलक ने भी उड़ीसा पर हमला किया। उसने राजधानी पर अधिकार कर लिया, बड़ी संख्या में लोगों का वध किया और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र किया। इन दो हमलों ने गंग वंश की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। कालांतर में गजपति नाम का एक नया वंश सामने आया। गजपति शासन उड़ीसा के इतिहास का एक शानदार चरण है। उसके शासक महान निर्माता और योद्धा थे। गजपति शासकों ने दक्षिण में कर्नाटक की ओर अपने शासन को फैलाने की नीति आरंभ की। जैसा कि हमने देखा, इसके कारण विजयनगर, रेड्डियों और बहमनी सुल्तानों से उनका टकराव हुआ। विजयनगर, रेड्डी वंश और बहमनी सुल्तानों से उनका टकराव हुआ। गजपति शासकों ने दक्षिण की ओर ही पांव फैलाने को वरीयता क्यों दी? इसका संभवतः एक कारण उनका यह एहसास था कि बंगाल के सुल्तान इतने शक्तिशाली थे कि बंगाल उड़ीसा सीमा से आसानी से धकेले नहीं जा सकते थे। लेकिन विजयनगर और बहमनी के शासकों की शक्ति एवं क्षमताओं के कारण उड़ीसा के शासक दक्षिण में जीते हुए क्षेत्रों पर अधिक दिनों तक हावी न रह सके। उस समय बंगाल और उड़ीसा की सीमा सरस्वती नदी थी, जो तब गंगा का काफ़ी पानी खींच ले जाती थी। इस कारण मेदिनीपुर यानी मिदनापुर जिले का एक भाग या एक बड़ा भाग और हुगली जिले का कुछ भाग तब उड़ीसा में शामिल था। कुछ साक्ष्य इसके भी हैं कि उड़ीसा के शासकों ने अपने राज्य को भागीरथी तक फैलाने का प्रयास किया, पर पीछे हटने पर बाध्य हो गए। अलाउद्दीन हुसैन शाह समेत बंगाल के कुछ सुल्तानों ने उड़ीसा पर हमले किए, जो पुरी और कटक तक पहुंच गए। सीमा पर भी बीच बीच में लड़ाइयाँ होती नहीं, लेकिन बंगाल के शासक अपनी सीमाओं से उड़ीसा के शासकों को पीछे न धकेल सके। न सरस्वती नदी को
के पार कोई इलाका जीत सके, ना सरस्वती नदी के पार कोई इलाका जीत सके। उड़िया शासक अगर एक ही समय में बंगाल और कर्नाटक जितने दूर दूर स्थित क्षेत्रों में सफलता से लड़ाइयाँ लड़ते रहे तो यह उनकी शक्ति और शौर्य का ही प्रमाण है। पश्चिम भारत, गुजरात, मालवा और मेवाड़ अपने हस्तशिल्पों की उत्तमता, अपने फलते फूलते बंदरगाहों और अपनी मिट्टी के उपजाऊपन के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सबसे समृद्ध सूबों में से एक था। फिरोज तुगलक के अधीन गुजरात में एक उदार सूबेदार का शासन था, जिसने फिरिश्ता के अनुसार हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया तथा बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को कुचलने की बजाय उसे बढ़ावा दिया। उसकी जगह जफ़र खान ने ली, जिसका पिता साधारण व्यक्ति था। वह एक राजपूत था पर इस्लाम में दीक्षित हो गया था और उसने अपनी बहन का विवाह फिरोज तुगलक से किया था। दिल्ली पर तैमूर के हमले के बाद गुजरात और मालवा स्वतंत्र हो गए, बस कहने को वो दिल्ली के अधीन रहे। 1407 में ही जफ़र खान ने अपने आप को औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया और मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण की। लेकिन गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पोता अहमद शाह प्रथम 1411 से 1443 ईस्वी में था। अपने लंबे दौर में उसने अमीरों को नियंत्रित किया, प्रशासन को स्थिर किया, राज्य को फैलाया और मजबूत किया। अपनी राजधानी वह पाटन से हटाकर अहमदाबाद ले गया, जिसकी बुनियाद उसने 1413 में डाली। वह एक महानिर्माता था तथा अनेक शानदार महलों, बाजारों, मस्जिदों और मदरसों से उसने नगर को सजाया। गुजरात के जैनियों की समृद्ध वास्तु परंपरा का उपयोग उसने भवन निर्माण की एक ऐसी शैली विकसित करने के लिए किया जो दिल्ली से स्पष्ट रूप से भिन्न हो, जैसे पतले कंगूरे, पत्थरों पर शानदार नक्काशी और बेहद अलंकृत दीवार गिरें। अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाजा इस काल की वास्तुशैली की सुंदर उदाहरण है। अहमद शाह ने सौराष्ट्र क्षेत्र तथा गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित राजपूत राज्यों को भी अपने अधीन लाने का प्रयास किया। सौराष्ट्र में उसने गिरनार के मजबूत किले को मात देकर हथियाया, पर उससे उसके राजा को खिराज देते रहने के वादे पर लौटा दिया। फिर उसने मशहूर हिंदू तीर्थ सिद्धपुर पर हमला किया और वहां अनेक सुंदर मंदिरों को ध्वस्त किया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया लगाया, जो उससे पहले कभी नहीं लगा था। इन सब के कारण अनेक मध्यकालीन इतिहासकारों ने उसे धर्मांध कहा है, पर सच्चाई अधिक जटिल लगती है। हिंदू मंदिरों के विनाश का आदेश देकर अहमद शाह ने जहाँ एक धर्मांध जैसा व्यवहार किया, वहीं वह अपने शासन में हिंदुओं को शामिल करने से नहीं हिचका। बनिया समुदाय के माणिक चंद और मोती चंद उसके मंत्रियों में से एक थे। वह न्याय का इतना पक्का था कि उसने अपने दामाद को एक कत्ल के सिलसिले में सरे बाजार मरवा डाला। हालांकि वह हिंदू शासकों से लड़ा, पर वह अपने समय के मुस्लिम शासकों से भी कुछ कम नहीं लड़ा, विशेषकर मालवा के मुस्लिम शासकों से। उसने ईदर के शक्तिशाली किले को जीता और झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर आदि राजपूत राज्यों को अपने अधीन किया। गुजरात और मालवा आरंभ से ही एक दूसरे के पक्के दुश्मन थे और लगभग हर अवसर पर वे एक दूसरे के विरोधी खेमे में होते थे। मुजफ्फर शाह ने मालवा के शासक होशंग शाह को हराकर कैद किया था, लेकिन मालवा के नियंत्रण को कठिन पाकर उसने कुछ साल बाद होशंग शाह को रिहा करके फिर से तख्त पर बिठा दिया था। इससे घाव भरना तो दूर, मालवा शासक गुजरात की शक्ति को लेकर और भी आशंकित हो उठे। गुजरात के असंतुष्ट तत्वों को, चाहे वे विद्रोही कुलीन हों या गुजरात के युद्धरत हिंदू राजा, सहायता और प्रोत्साहन देकर वे बराबर गुजरात को कमज़ोर करने की ताक में लगे रहते थे। मालवा के तख्त पर अपनी पसंद के व्यक्तियों को बिठाकर गुजरात के शासक इसकी काट करने की कोशिश करते थे। इसी तीखी दुश्मनी ने दोनों राज्यों को कमज़ोर किया तथा